बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2020। डियर स्टूडेंट्स, कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2020 का मतलब ई-कैट है जो कि यूईटी लाहौर लेती है। अब इस साल दाखिलों के लिए यूईटी लाहौर ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। उसमें इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि इस साल टेस्ट होना है कंप्यूटर के ऊपर। इस साल पेपर के ऊपर टेस्ट नहीं होना, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को गौर से देखें। मैं अपने इस मुख्तसर वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपने इस पॉलिसी को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, लिहाजा आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपको इस साल एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने में मुश्किल ना आए। डियर स्टूडेंट्स, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं आपको इंजीनियरिंग के हवाले से गाइड करूं और आपको बताऊं कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हमारा ये पैगाम हर बच्चे तक पहुंच जाए और वो बच्चे ख़ास तौर पर जो दूर दराज एरिया के हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ के हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि हमारी ये छोटी सी कोशिश उन बच्चों का मुस्तकबिल भी बना सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो ये देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ये है कि जी इस दफ़ा जो है यूईटी लाहौर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो है वो काम कर रही है। यही वजह है कि इस साल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि जहाँ पर बच्चे जो है वो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही सारे वेन्यू जो है वो यूईटी लाहौर को देगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इस दफ़ा एंट्री टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट होगा। अब ये मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट डियर स्टूडेंट, आपके असल एंट्री टेस्ट से एक हफ्ता पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट का आपके रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए है ताकि आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाए, आपको ये बताया जाए कि आपने किस तरह से टेस्ट को कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन नेक्स्ट करना है किस तरह से करना है, कोई क्वेश्चन स्किप करना है तो कैसे करना है। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर आप कोई बटन प्रेस कर देते हैं या कोई और मसला आ जाता है, सिस्टम फेलियर आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो इन तमाम सवालात का जवाब वो आपको देंगे। इसीलिए आपने मॉक टेस्ट में लाजमी अपीयर होना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने मॉक टेस्ट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका कोई सेपरेट प्रोसीजर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर मॉक टेस्ट का टाइम, डेट, वेन्यू जो है वो मेंशन होगी। इसी तरह जो आपका असल टेस्ट है उसका भी टाइम, डेट, वेन्यू जो है वो वहाँ पे मेंशन होगा। अब ये दोनों चीज़ें ही जो हैं ये आपको एक एडमिट कार्ड पे मिलेंगी। अब ये जो एडमिट कार्ड होता है ये आपने ऑनलाइन जनरेट करना है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ ये कैसे जनरेट होता है। अब ये जो आपका एडमिट कार्ड है यही आपकी एक तरह से रोल नंबर स्लिप है। यूईटी लाहौर ने आपको कोई जो है वो रोल नंबर स्लिप फॉरवर्ड नहीं करनी, कोई उन्होंने आपको जो है टीसीएस नहीं करनी। आपकी वो जो रोल नंबर स्लिप है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। मॉक टेस्ट डेट टाइम, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मॉक टेस्ट है ये सिर्फ कैंडिडेट्स को गाइड करने के लिए है और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये हफ्ते या इतवार को होगा, सैटरडे एंड संडे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये होगा 1 वीक बिफोर द एंट्री टेस्ट डेट। मिसाल के तौर पर अगर आपका एंट्री टेस्ट जो है वो 20 को है बिल फर्स्ट, तो उससे 1 वीक पहले आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको ये सारा कुछ समझाया जाएगा। अब एंट्री टेस्ट डेट टाइम, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो एंट्री टेस्ट होगा, असल एंट्री टेस्ट, वो मॉक टेस्ट के 1 हफ्ते बाद होगा। जो मैंने पहले बताया कि अगर आपका 14 को मॉक टेस्ट है तो 20 को आपका क्या होगा, वो आपका एंट्री टेस्ट होगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी डेट जो है वो तो यूनिवर्सिटी ने देनी है, इसीलिए आप जो हैं अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। हु मे अपीयर इन एंट्री टेस्ट, एंट्री टेस्ट में कौन कौन अपीयर हो सकता है? तो देखिए जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन, इसी तरह इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी, और वो बच्चे जो स्टैटिक्स पढ़ते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्री इंजीनियरिंग मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी तरह वो बच्चे जो
फिजिक्स नहीं पढ़ते, स्टैट पढ़ते हैं, वो बच्चे जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, कंप्यूटर पढ़ते हैं, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अब एक ये चीज़ भी देखिएगा कि इंटरमीडिएट प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो फील्ड हैं वो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों से या स्टैटिस्टिक वाले बच्चों से या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों से डिफरेंट होंगी। लिहाजा मेरी ये रिकमेंडेशन है मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि आप लोग इस टेस्ट में ज़रूर अपीयर हों। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत स्कोप भी है इसका, इसीलिए आप यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। इसी तरह वो बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल जो है वो किया होता है वो बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी टेस्ट टोकन, अब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ से सारी गेम शुरू होगी। लिहाजा अब आप ज़रा अटेंटिव होकर मेरी बातों को गौर से सुने। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है HBL की किसी करीबी ब्रांच के अंदर, वहां पर आपने 1200 रुपया देकर एक आपको टोकन मिलेगा। ये टोकन बिल्कुल मोबाइल स्क्रैच कार्ड की तरह का होगा जिसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होगा और जब आप उसे स्क्रैच करेंगे तो उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा। एक टोकन पर एक बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। अब आपने टोकन खरीद लिया है, टोकन खरीद के आप घर आ जाएं और किसी कंप्यूटर के ऊपर जहां पर इंटरनेट अवेलेबल हो वहां पे अब आप आ जाएं। अब वहां पे आपने आके सबसे पहले क्या करना है, आपने जनाब अब कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप admission.ut.edu.pk पे जाएंगे, वहाँ पे आपने जाना है तो आपके सामने जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप अपने टोकन का नंबर और सीरियल नंबर देंगे। अगर वो वैलिड होगा तो वो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दे देगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया तो वो आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होगा। आपने स्क्रैच करते हुए बहुत ही ध्यान के साथ स्क्रैच करना है। खुदा ना खास्ता अगर कोई नंबर मिट गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बहुत से बच्चे ये भी करते हैं, वो स्क्रैच ही इस तरह से करते हैं कि कोई एक आधा डिजिट जो है वो स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है, तो फिर उन बेचारों का 1200 रुपया ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए आपने इसमें एहतियात करनी है। इस तरह डियर स्टूडेंट, जब आपका ये सारा वैलिड हो गया तो आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अब जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 1 MB होना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। पेंट में जाके वहाँ पे रीसाइज करेंगे तो वो उसकी जो रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। पिक्चर वो अपलोड करना भाई कि जिसमें आपकी शनाख्त बड़ी आसानी से हो सके, कि पता चल सके कि ये आप ही हैं। ये ना हो कि पिक्चर आपने बचपन की जो है अपलोड की हो और वहाँ जाके जब आप टेस्ट दें तो वो कहें जी ये तो शक्ल ही मैच नहीं हो रही। बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि तस्वीर जो उन्होंने अपलोड की होती है वो क्लीन शेव होती है, बाद में खत रखे होते हैं, तो वो फिर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इस तरह वो बेटियाँ जो हिजाब या अबाया करती हैं वो भी बेचारी जब पिक्चर अपलोड करती हैं तो वो हिजाब या बाय में होती है, तो उनकी भी फिर वहाँ पर शनाख्त का मसला बन जाता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि पिक्चर वो अपलोड कीजिए कि जो बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आपकी शनाख्त करनी आसान हो। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन की है, वो ये है कि काइंडली इंश्योर दैट अ प्रॉपर फोटोग्राफ विद अ लाइट बैकग्राउंड इज अपलोडेड। लाइट बैकग्राउंड मीन्स के यार आप ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट इस्तेमाल सकते हैं, डार्क ना इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फिर प्रॉब्लम आती है। दिस फोटोग्राफ विल बिकम अ फ्यूचर रेफरेंस एज पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब ये जो तस्वीर आपने अपलोड करनी है ये आपके अब ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। लिहाजा मेहरबानी फरमा के अपनी लेटेस्ट और रिसेंट पिक्चर ही अपलोड कीजिएगा। ये ना हो कि आप जो हैं वो 9-10 की तस्वीर जो है अपलोड कर दें। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे भी करते हैं, 9-10 की तस्वीरें पड़ी होती हैं वो अपलोड कर देते हैं, बाद में शक्ल बदली होती है तो फिर मसला आ जाएगा। द एप्लीकेंट कैन नॉट चेंज द फोटोग्राफ आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड, क्योंकि आपकी ये जो तस्वीर है ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आनी होती है, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आनी होती है। तो एक दफ़ा एडमिट कार्ड छप गया, अब आप भाईजान चेंज नहीं कर सकते, फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह देन चूज अ टेस्ट सेंटर एंड सेशन टाइम स्लॉट। वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन आएगी कि जी आप किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं, किस टाइम स्लॉट में टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो आपका जो है ये टेस्ट सेंटर वगैरह जो है ये चूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मसला आएगा। मसला ये है भाई कि आप कोशिश करें कि यार आप अपने शहर के नज़दीक तरीन जो आपका जो है टेस्ट सेंटर है वहाँ अप्लाई करें, वो सारा मेंशन होगा, ठीक है जी, टाइम स्लॉट भी मेंशन होती है सारा कुछ। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने फटाफट अप्लाई करना है और आपने सीट सिक्योर करनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी एक बच्चा जो है वो कहता है जी कि मैंने जी फ़लाँ तारीख को मैंने टेस्ट देना है, टाइम स्लॉट है 3 से 5,
लेकिन 3 से 5 की टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो उस टाइम पे टेस्ट नहीं दे सकता, उसको या तो डेट चेंज करनी पड़ेगी या अपनी टाइम स्लॉट चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने मिस आउट नहीं करना। एप्लीकेंट्स आर फर्दर एडवाइज टू अप्लाई एट देयर अर्लीस्ट, वो मैंने आपको बात बताई है कि आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे जाएं कि जो आपके घर के करीब हो। मिसाल के तौर पर अगर उकाड़ा वाले जो हैं वो कोशिश करें जी कि वो साहिवाल को सेंटर रख लें। इसी तरह जो हमारे पास खानेवाल भावल नगर वाले लोग हैं ये कोशिश करें कि ये मुल्तान वाली साइड पे चले जाएं। अब ये नहीं है कि एक बच्चा मुल्तान में बैठा हुआ है वो टेस्ट सेंटर जी लाहौर रख ले, जी मैंने लाहौर जाना है टेस्ट देने, तो वो भाई कोई ना कोई मसला आ सकता है, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इशू मैंने पहले आपको बताया पिक्चर वाला, कि आपने अपनी तस्वीर जो है वो आपने सही अपलोड करनी है और इसके साथ आपने अपना कोई प्रूफ रखना है कि जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो। वो आपका कोई आईडी कार्ड हो सकता है, वो आपका डोमिसाइल हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वो आपका जो है कोई मैट्रिक सनद हो सकती है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ ए लेवल स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता आप वहाँ पर अपनी शनाख्त नहीं करवा पाएंगे प्रॉपर, तो वो आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। लिहाजा आपने अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा कोई एक आधा डॉक्यूमेंट भी रखना है कि खुदा ना खास्ता बाज़ औक़ात आप तस्वीर कोई और अपलोड कर दें तो वो मसला बन जाए। तो इसलिए ये आपका बैकअप प्लान है, ये आपने लाजमी तौर पे करना है। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है भाई कि अ कैंडिडेट मिसिंग द एंट्री टेस्ट इन द अलॉटेड सेंटर ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम स्लॉट विल नॉट बी परमिटेड टू सिट इन एनी अदर सेंटर और एनी अदर टाइम स्लॉट। मिसाल के तौर पर एक बंदे का टेस्ट है जी 2 तारीख को, मिसाल के तौर पर टाइम स्लॉट है जी उसकी 2 से 3, लेकिन वो खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया, ट्रैफिक थी, रश था, जो भी था, वो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच सका। अब वो उनको कह रहा है जी कि आप मुझसे 3 से 4 टेस्ट ले लें, 5 से 6 ले लें, मुझे टेस्ट सारा आता है, मैंने सारी तैयारी की हुई है, मेहरबानी होगी या आपकी, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए आपने टेस्ट वेन्यू, टेस्ट टाइम, टेस्ट सेंटर ये बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है, अदरवाइज़ वो फिर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। सिंस द टेस्ट इज़ फुली ऑटोमेटेड, तो भाई ये याद रखना है कि टेस्ट फुली ऑटोमेटेड है, रीचेकिंग वाली फैसिलिटी नहीं है। तो आपने ये नहीं बाद में कहना जी कि वो जी देखें जी ये मसला हो गया था, मुझे तो टेस्ट जो है सारा आता था, मुझसे सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आया, ये हो गया वो हो गया, तो जी मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया। तो उन्होंने आपकी ऐसी कोई बात नहीं सुननी। आपने ध्यान के साथ जब मॉक टेस्ट देने जाओ आपने सारा सिस्टम समझ के आना है, सारी सेटिंग देख के आनी है और आपने अच्छी तरह से अपना टेस्ट करना है और यहाँ पर रीचेकिंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी। एडमिशन प्रोसीजर, अब एडमिशन प्रोसीजर पे आ जाए डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो कौन से होंगे और इक्विवेलेंस क्या है। कैंडिडेट्स हैविंग आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन इन देयर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये यूआईटी लाहौर में तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं वो सिर्फ इन्हीं फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक वाले ये लोग भी यहाँ पर इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब वो बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हैं ये बीएस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो आप बच्चों सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यूआईटी लाहौर के अंदर। इसी तरह मेरिट ऑफ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल विद मैथमेटिक्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मेडिकल किया होता है और खुदा ना खास्ता किसी वजह से उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो वो एड मैथ कर लेते हैं कि जी हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। अब वो ये हमसे पूछते हैं कि जी हमारा क्या बनेगा। तो ये देखिए जी, इन डिटरमाइनिंग द मेरिट ऑफ एन एप्लीकेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्री मेडिकल विद मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, तो जिन्होंने मैथ एड मैथ किया हुआ है तो उनका हिसाब क्या होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, जो नंबर उन्होंने बायो में हासिल किए थे आर रिप्लेस्ड बाय दोज ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 85 में से बिलफर्ज 80 मार्क्स लिए बायो में, तो उसके वो 80 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब उसने अगर वहाँ से 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स लिए हैं तो वो मार्क्स वहाँ पे एंटरटेन हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डिस्कशन, सिलेबस डिवीजन। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं जी कि सिलेबस क्या होगा, किस तरह से होगा, हमने तैयारी किस तरह से करनी है। तो अब आपने मेरी बातें बहुत ही तवज्जो के साथ सुननी है। सिलेबस के हवाले से ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो सिलेबस होगा उसमें फिजिक्स 30%, मैथमेटिक्स 30%, इंग्लिश 10% और जो नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये होगा 30%।
अब ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से है। मिसाल के तौर पर प्री मेडिकल वालों का यहाँ पे सब्जेक्ट बायो आ जाएगा, स्टैटिक्स वालों का यहाँ पे सब्जेक्ट स्टैट आ जाएगा, वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनका सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं बता चुका हूँ कि प्री मेडिकल वालों के लिए 30% फिजिक्स है, 10% इंग्लिश है, 30% केमिस्ट्री और आप 30% बायोलॉजी। इसी तरह द टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, ये याद रखिएगा यहाँ पर ए लेवल वाला कोई सीन नहीं है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, लिहाजा आपने इंटरमीडिएट की बुक्स को इंतहाई अच्छे तरीके से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको एंट्री टेस्ट का बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम वीडियो लेक्चर से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। बच्चे हमसे पूछते हैं जी तैयारी कहाँ से करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप इस चैनल से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन दे दिए गए हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। ये मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इसी तरह जो डिप्लोमा वाले हैं वो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के अगले हिस्से में। ये एक इंतहाई अहम जो है इशू है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट। बच्चे कहते हैं जी कि मेरिट किस तरह से बनेगा, किस टेस्ट की कितनी परसेंटेज है, एफएससी की कितनी परसेंटेज है। तो हम आपको बताएंगे कि ये सब जो है एक फार्मूले के तहत होता है, उस फार्मूले से एक एग्रीगेट बनता है, वो जो एग्रीगेट है वो आपका मेरिट जो है वो बनाएगा। अब ये देखिए जी, एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट कैसे बनता है। तो इन केस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रीम, वो बच्चे जो प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स के होंगे, उनके लिए फार्मूला ये है कि जी एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे 30%, मैट्रिक के मार्क्स होंगे 25%। डियर स्टूडेंट, इस साल जो है यूटी लाहौर ने अपना प्लान चेंज किया है, उन्होंने अपनी पॉलिसी को बदला है। इस साल उन्होंने मैट्रिक के भी नंबर जो हैं वो काउंट किए हैं और मैट्रिक की परसेंटेज है 25%। इसी तरह जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उनकी 45% जो है वेटेज जो है वो एग्रीगेट के अंदर कैलकुलेट होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इसकी मदद से आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये चीज़ आपको मेरिट डिटर्मिनेशन में मदद देगी। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, हम एक केस सिनेरियो लेते हैं कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसके 90% मैट्रिक के नंबर हैं, 85% मार्क्स उसके एफएससी पार्ट 1 में हैं और इसी तरह एंट्री टेस्ट में वो बच्चा 80% मार्क्स लेता है। तो उसका एग्रीगेट किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो ये हमारे पास एग्रीगेट का फार्मूला है। एग्रीगेट इज इक्वल टू मैट्रिक परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये 0.25 इसलिए की क्योंकि मैट्रिक जो है वो 25% जो है वो एग्रीगेट में आती है, प्लस एफएससी पार्ट 1 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.45। 0.45 इसलिए क्योंकि एफएससी पार्ट 1 की 45% परसेंटेज है, प्लस एंट्री टेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.30 क्योंकि एंट्री टेस्ट 30% है, इसीलिए हमने 0.30 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इस बच्चे का एग्रीगेट आ गया 84.75%। इस बच्चे का 100% एडमिशन सिक्योर है इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए यूईटी में एडमिशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने सीख ली होगी। इसी तरह जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन्होंने क्या करना है, उनके लिए 30% एंट्री टेस्ट है, इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर परसेंटेज मार्क्स। तो आपने उन दोनों को सम अप करके परसेंटेज निकाल के उसका आपने 70% ले लेना है। तो इस तरह आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वो बच्चे जो हमारे पास बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए 30% एंट्री टेस्ट और इसी तरह 7th सेमेस्टर तक का CGPA उसका 70% जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम मेरिट के लिए। इसी तरह जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है, मिसाल के तौर पर जो O लेवल A लेवल बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एंट्री टेस्ट 30%, मार्क्स अर्न्ड इन 11th क्लास O लेवल और इक्विवेलेंट 70% जो है उसकी वेटेज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे एग्जामिनेशन इक्विवेलेंस की जानिब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत से ऐसे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि जी हम पंजाब में नहीं रहते, हमारा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, या हमने पंजाब बोर्ड से इंटरमीडिएट नहीं की हुई, क्या हम ई-कैट दे सकते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ से एफएससी की है, पार्ट 1 किया है, वो एलिजिबल हैं ई-कैट के लिए। इसी तरह से आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड से जिन लोगों ने पढ़ा है
वो भी ई कैट दे सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान का वो इदारा जो HEC से रिकग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, अगर आपने वहाँ से तालीम हासिल की है तो आप ई कैट दे सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि वो बच्चे जो O लेवल A लेवल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं उनका क्या बनेगा। तो उनका भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? अब ये जो मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ ये A लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं, लिहाजा आपने इन बातों को गौर से देखना है। जो A लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए IBCC से, जो कि इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी होती है। सच एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। तो उन्होंने जो A लेवल के अंदर जो उनका रिजल्ट है उनका एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है यहाँ से। और ये जो दो इदारे हैं ये कहाँ पे हैं? एक तो जी इनका ऑफिस है इस्लामाबाद में H8 में, और एक इनका जी ऑफिस है लाहौर में 86 मजंग रोड के ऊपर। तो वो बच्चे जो O लेवल A लेवल वाले हैं इन्होंने एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है यहाँ जाकर। ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट उन्होंने 7 डॉक्यूमेंट्स के अटैच करना होता है। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, ये देखिएगा। आपका जो एडमिशन होता है डियर स्टूडेंट, ये आपके FSC पार्ट 2 के रिजल्ट से पहले ऑलमोस्ट लॉक हो जाता है। लिहाजा कुछ कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि खुदा ना खास्ता आप 60% मार्क्स लेने में नाकाम हो जाते हैं FSC के अंदर, तो आपकी सारी जो फ़ी है वो वापस हो जाएगी, कोई डिडक्शन नहीं होगी, इदारा आपको सारी की सारी फ़ीस वापस कर देगा। इसी तरह A लेवल वाले बच्चे जो हैं अगर खुदा ना खास्ता वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं ले पाते, 60% नहीं ले पाते, तो उनकी भी सारी की सारी फ़ी वापस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब आपने कुछ बातें जो है वो समझनी हैं। वो बातें ये हैं कि बिलफर्ज एक स्टूडेंट जो है वो रिपीट कर रहा है, उसका FSC का रिज़ल्ट आ चुका था लेकिन खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं मिल सका, अब वो रिपीट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो पार्ट 1 का रिज़ल्ट है वो एग्रीगेट कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा, लिहाजा आपने पार्ट 1 के मार्क्स जो हैं उस हिसाब से अपना एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट करना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास A लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने IBCC से जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो एक इक्विवेलेंट फार्मूला जो है वो उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, तो वो आपने एट द एंड वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है। इसी तरह वो बच्चे जो BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करते हैं उनका जो CGPA 2.5 है ये ट्रीट होता है 60%। इसी तरह अगर उनका CGPA 4.0 है आउट ऑफ 4.0 तो वो ट्रीट होगा 90%। ये 100% अब जो है वो ट्रीट नहीं होगा। इसी तरह जो बाकी CGPA हैं वो इसी तरह से अकॉर्डिंगली फार्मूले के मुताबिक वो इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ये है कि अगर आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, आप हाफ़िज़े कुरान है, तो आप UET से एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा नंबर आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उनका मेरिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, A Hafiz Quran is given additional marks in determination of merit. He will get the benefit only if he has filled the necessary check box provided in the online application form. पहली बात यह है कि अगर आपने हिफ्ज़ किया है तो जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने वहाँ पे टिक करना है कि जी मैं हाफिज़ कुरान हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, appeared before the verification committee appointed by the vice chancellor for the oral test carrying 0 to 20 marks and the committee has awarded marks according to the degree of his proficiency. कि आपकी काबिलियत और सलाहियत को देख के एक कमेटी जो है वो आपका ओरल टेस्ट लेगी, वो आपको 0 से 20 मार्क्स तक दे सकती है। अब सवाल ये है कि ये जो 0 से 20 नंबर हैं ये किस तरह से आपकी मेरिट के अंदर जो है एडअप होंगे, किस तरह से आपका एग्रीगेट इससे असरअंदाज होगा। तो ये देखिए, अब ये डिप्लोमा होल्डर, BSc इंजीनियरिंग और इंटरमीडिएट वालों के लिए ये नंबर किस तरह से एडजस्ट होंगे, उसका फार्मूला क्या है, तो ये आपने ज़रा तवज्जो फरमानी है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो नंबर आपके एडअप होंगे वो इस तरह से होंगे कि जो परसेंटेज मार्क्स आप FSC में, इंटरमीडिएट में, डिप्लोमे के अंदर या BSc इंजीनियरिंग में आपकी जो फाइनल परसेंटेज है उस परसेंटेज के अंदर ये नंबर एडअप हो जाएंगे। अब ये नंबर वेरिफिकेशन कमेटी ने देने हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट बात, द वेरिफिकेशन कमेटी विल होल्ड ओरल टेस्ट एट 9 AM इन UT लाहौर ऑन वेडनेसडे 15 जुलाई 2020। ये आपने खुद याद रखना है, UT लाहौर ने आपको कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं भेजना और ना ही उनका कोई आपके साथ कनेक्शन होगा। ये आपने खुद
एक टाइम और डेट मैंने आपको बता दी है और ये फिक्स है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। ये आपने खुद जाना है, खुद उनको सुनाना है, वो आपको नंबर देंगे और वो नंबर आपकी FSC परसेंटेज के अंदर एडअप हो जाएंगे। इसी तरह वो बच्चे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी UT लाहौर में बेनिफिट है। अब वो बेनिफिट किस तरह से है? अ मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द एकेडमिक मार्क in intermediate or equivalent examination of an applicant who is sportsman. He will get the benefit only if he has. अब यहाँ भी कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन ये है कि आपने चेक बॉक्स को जो है वो आपने टिक करना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे। इसी तरह आपने कमेटी के सामने पेश होना है जो कि वाइस चांसलर ने बनाई है और आपने अपनी जो है काबिलियत और सलाहियत वहाँ पे दिखानी है। तब वो कमेटी आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर देगी। अब इन मार्क्स की डिवीजन क्या है? 5 मार्क्स मिलेंगे आपको फिजिकल टेस्ट शोइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इंड्योरेंस। तो आपने कमेटी के सामने पेश होना है और आपको परफॉर्मेंस के 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं, 1 नंबर आपको मिल सकता है अगर आप इंटर कॉलेज चैंपियन हैं, बैडमिंटन के डिफरेंट गेम्स होती हैं। इसी तरह 2 मार्क्स मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन को। इसी तरह 3 मार्क्स मिलेंगे डिवीजन लेवल चैंपियन को। 4 मार्क्स मिल सकते हैं प्रोफेशनल लेवल वाले को और 5 मार्क्स मिलते हैं अगर आप नेशनल लेवल या अंडर 18 को आपने अब्रॉड में रिप्रेजेंट किया है। तो ये डियर स्टूडेंट टोटल जो है मार्क्स की डिवीजन है। इस तरह से आपको नंबर मिल सकते हैं और वंस अगेन ये किस तरह से एडजस्ट होंगे? सेम वही तरीकाकार कि जो आपकी परसेंटेज है FSC की, डिप्लोमा की, BSc की, उसके अंदर ये नंबर ऐड हो जाएंगे। वंस अगेन इस कमेटी ने आपको कोई जो है वो कॉल लेटर नहीं भेजना, इस कमेटी ने कोई आपको जो है बुलाना नहीं है, कॉल नहीं करनी। आपने सिंपल इसके सामने ये डेट और टाइम मैंने मेंशन किया है 9 AM थर्सडे 16 जुलाई 2020। इस दिन आपने इनके पास चले जाना है और आपने परफॉर्मेंस शो करनी है, वो आपको नंबर दे देंगे। डियर स्टूडेंट, एक इंतहाई और अहम क्वेश्चन जो हमसे बहुत से बच्चों ने पूछा है वो ये है ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रेफरेंस एंड मेरिट। मिसाल के तौर पे आपने जब अपनी प्रेफरेंस जो है वो फिलअप की तो आपने सबसे ऊपर रख दिया इलेक्ट्रिकल को, UT लाहौर को, लेकिन आपका एडमिशन आ गया पहली लिस्ट में मैकेनिकल के अंदर। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट हुआ इस तरह से कि जब सेकंड लिस्ट लगी तो आपका मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर एडमिशन हो गया। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हमेशा काउंट होती है, लेकिन तब अगर सीट वैकेंट हो तो। अगर सीट वैकेंट है तो आप खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसी प्रोग्राम में वापस रहना चाहते हैं जिसमें आपका नाम पहले आया था तो फिर आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है कि जी मैं उसी टेक्नोलॉजी के अंदर रहना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे उसी के अंदर ही एडजस्ट किया जाए। In case a seat in any discipline category of applicant's higher preference falls vacant and he is eligible for transfer to that discipline category on the basis of his merit, he shall be automatically transferred to the discipline और कैटेगरी। बहुत से बच्चे जो हैं वो हमसे पूछते हैं जी कि मैंने जी पहली प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल रखी है लेकिन क्या मेरा नाम आ जाएगा नहीं आएगा? तो ये भाई डिपेंड करता है एक तो मेरिट के ऊपर और दूसरा ये है कि अगर किसी बंदे ने सीट छोड़ दी है तो फिर आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस लेक्चर में आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उन सब का आंसर किया है, लेकिन फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एट द एंड रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।